ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे क्लास में तहे दिल से स्वागत है। चलिए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चली थी और उस एमसीक्यू सीरीज में ये हमारा पार्ट कौन सा है? ये हमारा पार्ट 6 है। ठीक है। और साथ ही में आपको बता दें कि हमारे ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आप जाकर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पीडीएफ और टेस्ट मॉक टेस्ट जो हम लगा रहे हैं उसके लिए हम कहा जाएंगे www.globaliti.org पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर का आप देखेंगे और आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम क्या है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कुछ भी फिगर दिखा रहा है और उसका पूछ ले रहा है ये क्या है, या इसका नाम क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें ये क्या है, ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे जाननी है हमें कि ये क्या है, कॉन्टेक्टर है। ठीक है, और अगर कॉन्टेक्टर का सिंबल की बात करें तो कुछ इस प्रकार का ये सिंबल है। किसी किसी एग्जाम में आपका सिंबल भी पूछ लेगा। ठीक है, ये जानकारी हुई। अब रिले भी लिखा है। रिले हम आपको बताए थे क्या था, एक प्रकार का मैग्नेटिक स्विच है। ठीक है, रिले क्या है? अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एसपीडीटी यानी सिंगल पोल, सिंगल थ्रो, सिंगल पोल, डबल थ्रो, इस तरह से डबल पोल, सिंगल थ्रो और डबल पोल, डबल थ्रो। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कई विभाजन में हम इसको बांट सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? सिंगल पोल, सिंगल थ्रो। ठीक है, और सिंगल पोल डबल थ्रो तो सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, कनेक्शन दो होंगे और सिंगल पोल सिंगल थ्रो का मतलब एक ही कनेक्शन हमारा होगा, यही दिखा रहा है। और ऐसे डबल पोल डबल थ्रो की बात करें अगर डबल पोल डबल थ्रो, इसीलिए बोलते हैं थ्योरी कंप्लीट करिए, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होती है तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, डबल थ्रो सॉरी ये डबल पोल सिंगल थ्रो है। ठीक है, एस है ना, सिंगल थ्रो और डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है, ये हमारा कुछ रिले से रिलेटेड था जानकारी, वो यहां दे दिया। इसका आंसर हमारा कॉन्टेक्टर हो जाएगा। और स्विच हम सभी जान रहे हैं, एक नॉर्मल स्विच को हम स्विच कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमें इस टॉपिक से थोड़ा दो तीन चीज हम कवर कर लेंगे। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है कॉन्टेक्टर क्या होता है। तो ये बताना है कि कॉन्टेक्टर एक चुंबकीय स्विच है, जैसे रिले है वैसे ही कॉन्टेक्टर होता है। क्या है? एक चुंबकीय स्विच है, मैग्नेटिक स्विच है। देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्टर एक हमारा मैग्नेटिक स्विच है, इट इज विजिबल। ठीक है, नहीं तो यहां लिख दे रहे हैं। जो उच्च 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 भार वाली युक्तियों को ऑन ऑफ करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रिले कार्य होता है लेकिन ये कम भार पे रिले हमारा यूज हो रहा है, वैसे हमारा कॉन्टेक्टर यूज हो रहा है। जब ज्यादा भार की हमें लोड देना हो, जब ज्यादा लोड पे काम कराना, तो हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। और हमारा क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2004 में। ठीक है, पूछा क्या था? जैसे कॉन्टेक्टर एक चुंबकीय स्विच है जो उच्च भार वाली युक्तियों को डैश डैश करने हेतु उपयोग होता है। तो क्या करने उपयोग? ऑन या ऑफ। ठीक है, कांटेक्ट बनाने या कांटेक्ट खत्म करने का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया था आपका कॉन्टेक्टर से लेकर के। कॉन्टेक्टर का प्रयोग हीटर में, संधारित्र में, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ये तीनों डैश में थे। कॉन्टेक्टर का प्रयोग डैश 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 में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी मुंबई एएलपी 2009 से रिलेटेड है।
अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एसी कॉन्टैक्टर वोल्टेज रेटिंग। अब पूछा था एसी कॉन्टैक्टर की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, चार ऑप्शन थे, हमारा आंसर 220 से 1000 वोल्ट तक सही होगा। और ये क्वेश्चन आया था आरआरबी सिकंदराबाद एआरपी 2001 का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एसी वोल्टेज फॉर कंडक्टर कॉइल। कंडक्टर की जो कॉइल होती है उसके लिए जो हमारी उसको चलाने हेतु जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो कितनी है, 110 से लेकर के 550 वोल्ट तक हम दे सकते हैं, इससे ये ऑपरेट होती है उसकी कॉइल। और ये क्वेश्चन आया है आरआरबी बेंगलोर एएलपी 2007 का सवाल है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर से हमें इतनी जानकारी मिल गई, आई होप इतना एनफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट लूप इम्पिडेंस, अर्थ फॉल लूप इम्पिडेंस ऑफ ईएलसीबी। इससे कुछ याद आ रहा है पिछली क्लास में, जस्ट इसके पहले वाली क्लास की बात करें, विथ अ रेटेड ट्रिपिंग करंट ऑफ 30 मिली एम। यदि कोई ईएलसीबी 30 मिली एम के रेटेड ट्रिपिंग करंट का है तो अधिकतम अर्थ फॉल्ट पास प्रतिबाधा क्या होगी। और कल हमने ये डिस्कस किया था एग्जांपल देकर के, उसके पहले ये फॉर्मूला भी आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, पता है भाई, तो यही वाला तो है भाई, वो समझ लो, ये वोल्टेज अभी छुपा दो। ठीक है, आई आर याद आ रहा है, आर फॉर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और जेड फॉर भी प्रतिरोध है, इंपीडेंस दिखा रहे, आई फॉर करंट, और ये हमारा ट्रिपिंग करंट है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर से ही हमारा निकला हुआ है। ठीक है, जेड ई यानी कि जो हमारी अर्थ फॉल्ट लूप की इंपीडेंस यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध है वो, और IT ट्रिपिंग करंट। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, या तो 50 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, इस तरह का सवाल था। और सेम ये क्वेश्चन आया हुआ एन ईएलसीबी विथ अ रेटेड ट्रिपिंग करंट ऑफ 30 मिली एम, द मैक्सिमम पॉसिबल अर्थ फॉल्ट लूप इंपेडेंस फाइंड हमें करना है। तो हमने बताया था यहाँ पे आपको कि ये वाला जो स्टेप है ये हमारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यही स्टेप को हम इस तरह से लिख दिए, आई जब इधर से इधर गया, ये इस तरह से लिखा हुआ है, आई जब इधर से इधर गया तो क्या हो गया, नीचे चला गया इसके अपॉन में, तो 50 बटा IT। अब IT की वैल्यू कितना दिया है, 30 मिली एम, 30 मिली एम। ठीक है, 30 मिली एम को हम लिख सकते हैं 0.03 या 3 गुणे 10 के घाते -3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 1666 1666। तो आंसर कितना हो जाएगा 1666, क्योंकि हमारा सेम टू सेम हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था। चलो आगे देखिए 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्यूजिंग करंट ऑफ रीवायरेबल फ्यूज। और हमने ये कई बार डिस्कस कर लिया है कि ये फ्यूजिंग करंट हमारा रीवायरेबल का कितना होगा और हमारा HRC का कितना होगा। तो HRC का हम जान रहे थे, HRC का हम देख रहे थे 1.1 था, और रीवायरेबल का 1.4 से 1.7 तक था। ठीक है, था कि नहीं था, था ना फ्यूजिंग करंट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है कि HRC का फुल फॉर्म तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, रैप्चरिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब हम बता देते हैं, और पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब टूटने की क्षमता, इसका मतलब कितनी वैल्यू पर ये टूटेगा, टूटना ताकि आपका सर्किट बचा रहे, यानी आपकी जो अप्लायंसेस लगे हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं वो बची रहे, वही हमारा यहाँ पे रैप्चरिंग बता रहा है। ठीक है, तो HRC का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और ये आया क्वेश्चन है आरआरबी रांची एएलपी 2007 का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच पैरामीटर which parameter opens the fuse element under fault without damaging the load। ऐसा कौन सा पैरामीटर इन चार में जो बिना लोड को डैमेज किए हमारा फ्यूज के जो एलिमेंट्स है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा पैरामीटर क्या है, हमारा रैप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, जो भी बताया कि टूटने की क्षमता, भाई कि हमारा कोई भी अप्लायंस खराब नहीं हुआ, किसी भी अप्लायंस को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ये उसका पूछ रहा है।
एक चीज लिख लीजिए, मल्टीप्लाई रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10⁶। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, बट ये रैप्चरिंग कैपेसिटी कैसे निकालती है, ये निकाला जाता है, ये हमें जानना चाहिए एक बार कि भाई फॉल्ट करंट जो है वो, और उसका गुणा कर देंगे हम वोल्टेज, जो हमारे करंट वोल्टेज है या रेटेड वोल्टेज जो भी है उसका भागे कर देंगे हम 10⁶ से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, रैप्चरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, पावर रेटिंग हमें पता है कि कितनी पावर का हमारा फ्यूज है वो उस पर रिटर्न होता है, वोल्टेज रेटिंग हमारी लिखी होती है, करंट रेटिंग हमारी, ये तीनों ही हमारा मेंशन होता है, जो हम एमसीबी ले रहे हैं या फ्यूज ले रहे हैं उस पर हमारा मेंशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ और बताने के लिए, HRC की बात करें अगर 0.013, ये क्या है इसका, ये हमारा इसका रैप्चरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये HRC की रैप्चरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है। क्या रैप्चरिंग कैपेसिटी अभी बताया हमने कि वो चीज, जैसे हमारा जो फ्यूज का वो तत्व खुल जाता है, फ्यूज को कनेक्शन तोड़ देता है ताकि हमारे जो अप्लायंसेस है, जो डिवाइसेस है वो बची रहे। ठीक है, और HRC के लिए हमारी कितनी है 0.013, और हमारा निकलता कैसे है, इस तरह से निकलता है। तो इस तरह से हमारा सवाल 97 का आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो सवाल आपके सामने आया है, विच रिले इज यूज्ड फॉर टाइम डिले पर्पस। तो पहली चीज, टाइम डिले उद्देश्य के लिए कौन सा रिले यूज करते हैं, तो थर्मल रिले को हम टाइम डिले में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बाकी सबके बारे में हम देखे ही हैं, और इसमें हम देखे थे बहुत ही लो वोल्टेज पे ये हमारा कर ले रहा था वर्क। ठीक है, वेरी लो पावर सप्लाई ले रहा था, तो इसके बारे में हमने तो कल देखा था, वेरी लो पावर सप्लाई पे वर्क करा। तो ये कौन सा था, ड्राई रीड रिले। इसके एलिमेंट भी पूछ सकता है, तो ये स्टेशनरी है और ये मूवेबल है। ठीक है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, ईएम। ठीक है, ये हमारा ईएम रिले है, और इसके हमारे सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। इंपल्स रिले, कल ही हमने बताया कि लैचिंग रिले का ही एक प्रकार है हमारा इंपल्स रिले, जो क्या करता है, कैच करके बैठा रहता है। इसकी जो हमने जो इसको इनपुट दी कि भाई तुम यहां से यहां कांटेक्ट बना लो, उसके बाद ये उसको पकड़ के बैठा रहेगा जब तक इसको दूसरी इंपल्स यानी दूसरी पल्स, दूसरा इनपुट ना दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा इंपल्स रिले है। इसको फिगर दिखा के हमसे पूछ सकता है कि ये कौन सा वाला है, तो ये इंपल्स रिले है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा थर्मल रिले है। और कल भी इसका फिगर दिखाया था हमने, और आपसे बताया था कि देखिए कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। क्या लगी होती है इसमें, बाइमेटेलिक स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप कैसी होती है, देखो दो मेटल की उपयोग से बनती है। ठीक है, इसमें टेंडेंसी होती है कि जब ये गर्म होगा तो ये अपनी जगह से बेंड हो जाएगा, बेंड यानी झुक जाएगा, और जैसे ये झुकेगा तो ये कॉन्टेक्ट जाकर के यहाँ पे बना देगा। ठीक है, जो स्टेशनरी पार्ट है उससे कॉन्टेक्ट बना देगा, और हमारा यहाँ से यहाँ कॉन्टेक्ट हट जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ चलो रिले वर्क कर दिया या रिले ऑपरेट हो गया। तो और इसमें क्या हमें जानना है, थर्मल रिले क्या करता है, टाइम डिले के लिए प्रोवाइड करता है, जो सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, टाइम डिले उद्देश्य के लिए किस प्रकार के रिले का उपयोग करते हैं, तो थर्मल रिले का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कंफ्यूजन बची होगी आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। Which relay is operating with very low power? अब कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और अभी भी बताया कि बहुत कम पावर के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, रीड रिले को। तो विदाउट एनी डाउट एंड बहुत ही कम समय में आपने सवाल का जवाब दे दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। What is the current rating of Cartesian fuse with brown color code? ब्राउन कलर कोड के लिए, भूरे रंग के कोड के साथ कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग बतानी है। ठीक है, अब कलर कोड की बात आ गई है तो यहाँ आपके सामने थोड़ा सा एक कलर कोड हमने ले आया। ठीक है,
इसको जब हम पिछली सीरीज सॉल्व करवा रहे थे तब भी हमने करवाया था। उस समय हमने आपको एक याद करने का तरीका बताया था कि पिंक 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 ब्रो जी, पिंक या पिंकी ब्रो जी, ये वाला जी ना लिख करके आप ये वाला जी लिख सकते हैं। पिंकी ब्रो जी रात घर आए, बताया था। ठीक है, पिंकी ब्रोजी रात घर आए, और ये हम कह सकते हैं बाय बोलकर, बाय बोल वहीं से चले गए या चल दिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करना चाहते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हैं। पिंकी ब्रोजी रात घर आए, बाय बोलकर वहीं से चल दिए। तो पिंकी से पिंक, ब्रो ब्राउन, जी ग्रीन, रात रेड, ग्रे घर, ठीक है, आई ब्लू, बी वाइट, येलो वाई, बोल ब्लैक, कर वहीं वाइट, और वहीं से चल यानी कॉपर दिए। ठीक है, चल पिंक के लिए हमारा कार्टेज का जो भी हमारा एम्पियर होगा वो कितने रेटिंग का होगा, 2 एम्पियर, ब्राउन 4 एम्पियर, ग्रीन 6 एम्पियर, रेड 10 एम्पियर और ग्रे 16 एम्पियर। इस तरह से याद करें, 2 4 6 10 16, 2 4 6 10 16। ठीक है, इस तरह से हम लाइन बाई याद कर सकते हैं। आप इस तरह से ये इसका याद करेंगे, ब्लू 20 एम्पियर, येलो 25 एम्पियर, ब्लैक 35 एम्पियर, व्हाइट 50, और कॉपर हमारा कितना हो जाएगा 63 एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम हमारा कॉपर का पूछता है, बाकी सब भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा की कार्ड ब्राउन कलर का। तो अब यहाँ पे हमें ब्रो याद आया, ब्रो से हमारा ब्राउन हो गया, और कितना था 2 के बाद हमारा 4 एम्पियर था। तो इस हिसाब से हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पे 4 एम्पियर। एनी डाउट? अब मुझे नहीं लगता कि कलर कोड पता चल गया, तो अब इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल से पहले हम थोड़ा इसको भी कवर कर लेते हैं कि जब आप ये नॉब के बारे में है। अच्छा ठीक है, ये नॉब के बारे में है। जो एमसीबी की नॉब है वो कलर वाइज आती है। देखो ये आपके सामने पिंक, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रे, ब्लू, येलो और पर्पल। ये मत कहना मैं अपने से बना के ले आई क्योंकि आपको कलरफुल बहुत पसंद है, तो मैंने नहीं बनाया है, और क्वेश्चन भी इस पे से पुटअप होते हैं। ठीक है, देखो ग्रे, रेड, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, इस तरह से कलर होते हैं। अब लाइट परिपथ के लिए एमसीबी की नॉब का रंग क्या होता है? लाइट परिपथ के लिए, लाइट यानी सब जान रहे हैं, लाइटिंग की बात करिए, उस सर्किट के लिए एमसीबी की नॉब ये सब क्या है? ये सब क्या है? एमसीबी का नॉब है। क्या है ये सब? तो क्या कहेंगे? एमसीबी की नॉब। ठीक है, अब ये कह रहा है लाइट परिपथ के लिए एमसीबी की नॉब का रंग ग्रीन होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2003 में। मोटर जो सर्किट होती है उसके लिए हमारा ब्लू कलर की नॉब उपयोग होती है। ये वाले नॉब होती है, ये हमारी मोटर के लिए उपयोग हो रही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है एलएमआरसी मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 का। अगला डीसी मोटर या डीसी सर्किट है, उसके लिए ब्लैक कलर की हमारी नॉब उपयोग हो रही है, और ये सवाल हमारा एमईएस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्समैन 2015 में आया हुआ है। और आइसोलेटर जो होता है उसकी नॉब कैसी होती है? रेड कलर की होती है। तो जो रेड वाली नॉब होगी वो आइसोलेटर के लिए उपयोग हो रही है। तो आप देख के भी बता सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया है बीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 2016 में। आप देख के भी बता सकते हैं आराम से कि कौन सी नॉब हमारी किससे रिलेटेड है, या फिर ये किसके लिए हमारी उपयोग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये नॉब भी क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई ओवरलोड रिले? किस रिले की बात करिए? ओवरलोड रिले की बात करें। अब देखिए एमसीबी की बात करें, रिले की बात करें, रिले एमसीबी की बात करते हैं पहले यहाँ पे, चीज अगर वहां नहीं कवर किया। ठीक है, तो एमसीबी हमारा कब कब ट्रिप होता है? एक तो हमारी शॉर्ट सर्किट, और दूसरी हमारी ओवरलोड पे।
ट्रिप या फिर हिंदी में लिख लो ट्रिप। ठीक है, तो दो कंडीशन में एमसीबी हमारी ट्रिप हो रही है, एक शॉर्ट सर्किट एक ओवरलोड रिले, ये एमसीबी का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओवरलोड रिले टू ओपन मोटर कॉन्टैक्ट एट 500% ऑफ फुल लोड करंट। पूर्ण लोड करंट के 500% पर मोटर संपर्क खोलने के लिए ओवरलोड रिले द्वारा कितना समय लिया जाता है। यानी हमारा जो रिले है वो मोटर के कांटेक्ट खोलने में, मतलब उसके जो मैक्सिमम लोड है उससे 500% पे ज्यादा दे दिया, तो उस समय हमारी मोटर को जो हमारी कांटेक्ट है रिले की उसको खुलने में कितना समय लगेगा। तो आपके सामने एक ग्राफ है, यहाँ देख सकते हैं आप 500% पे 10 सेकंड लेगा, टाइम इन सेकंड हमारे यहाँ दिया हुआ है। और ओवर करंट यानी ओवर करंट अगर बह रहा है हमारी सर्किट से तो 500% में हमारा 10 सेकंड लेगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेकंड। चलो अगला सवाल है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कह रहा है एमसीबी का कौन सा प्रकार है। तो ये हमारा हमने बताया था कि आपको कैसे पहचानना है, इसीलिए हम कहते हैं थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है और डायग्राम वाइज जरूर पढ़िए। जितना डायग्राम वाइज पढ़ेंगे चीजें उतनी ज्यादा इजी हो जाती है या ब्लॉक डायग्राम से। ठीक है, हमने बताया था अगर आपको 3 बटन दिख रहे हैं तो ये 3 पोल है, कितने बटन है, या 3 होल दिख रहे हैं तो ये 3 पोल है। ठीक है, होल और बटन से हम यहाँ पे देखेंगे, एक होल या एक बटन तो सिंगल पोल। ठीक है, 2 होल तो 2 पोल और यहाँ पे 2 बटन भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 बटन और 3 होल भी दिए हुए हैं यानी 3 पोल। और 4 पोल की बात करें तो 4 बटन दिए हैं हमारे, और 4 बटन दिए और साथ में 4 होल भी दिए हैं ऊपर कनेक्शन के लिए। ये जो होल है यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, उसके नीचे भी वही होल रहता है और ऊपर में भी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम देख के पहचान सकते हैं कितने का है। तो ये कितने वाला है, तो ये हमारा 3 पोल वाला है, तो विदाउट एनी डाउट हमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। कह रहा है विच डिवाइस ओपन्स एंड क्लोज एंड ऑक्सिलरी सर्किट। कौन सी डिवाइस होती है जो ऑक्सिलरी यानी सहायक सर्किट को खोलती है या बंद करती है। अब बताओ, रिले का काम हमने यही बताया कि क्या करता है, सर्किट खोलता है बंद करता है। कॉन्टैक्टर भी वही काम करता है हमारा, और फ्यूज तो हमारा सर्किट को बचाता है। तो फ्यूज क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है ना। तो जो भी हमारा कांटेक्ट बनाने और तोड़ने काम कर रहा है वो कौन सा था, हमारा रिले था। रिले एक प्रकार का स्विच है और आइसोलेटर भी एक प्रकार का स्विच। अगर आपसे पूछे कि आइसोलेटर के बारे में तो हम कहेंगे यह एक प्रकार का स्विच है, एज अ स्विच हम उपयोग करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कॉपर कलर फ्यूज कार्टेज। कार्टेज फ्यूज के कॉपर कलर का एम्पियर में रेटिंग बताना है, करंट रेटिंग। और अभी हमने जस्ट उसके बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे इस वाली स्लाइड में कि भाई कलर के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से, कहाँ गया भाई, कितने एम्पियर का है। तो किसका पूछ रहा है, कॉपर का पूछ रहा है। तो कॉपर कितना है, 63 एम्पियर। ठीक है, यहां से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 63 एम्पियर। चलो अगला 105 पूछ रहा है विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द आइसोलेटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हमने आइसोलेटर के बारे में अभी जस्ट पीछे बताया कि ये एज अ स्विच हमारा उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, आइसोलेटर को एज अ स्विच हम उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विद्युत सर्किट में आइसोलेटर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो एक स्विच के रूप में हम आइसोलेटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज का हमें पता है कि क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर कह ले सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं which condition the MCB is breaking open of the electrical circuit। MCB किस स्थिति में विद्युत परिपथ को खोल रहा है। अब देखो, अभी हमने जस्ट पिछले स्लाइड पे जहां पे हम ओवरलोड वाला समझा रहे थे, यहाँ पे हमने समझाया आपको कि एमसीबी 2 कंडीशन में हमारी सर्किट को ओपन कर देता है। एक तो शॉर्ट सर्किट होता है, दूसरा ओवरलोड ट्रिप पे।
ठीक है, ओवरलोड हो जाता है तब एमसीबी हमारा काम करता है, और शॉर्ट सर्किट में क्या यहाँ ओवरलोड लिखा है? नहीं। कम करंट बहेगा तो एमसीबी नहीं कॉन्टैक्ट हटाएगा, नहीं हाई वोल्टेज पे। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे। दूसरा क्या है? ओवरलोड पे, ओवरलोड करंट पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द ट्रिक फॉर क्लियरिंग शॉर्ट सर्किट इन एमसीबी कॉम्बिनेशन सर्किट ब्रेकर? एमसीबी संयोजन सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट दूर करने के लिए ट्रिप किया जाता है। मतलब जब हमारी एमसीबी गिरी तो गिरने में कितना समय ले रही है, तो इसका मैक्सिमम हम कह सकते हैं 2 मिली सेकेंड से 3 मिली सेकेंड का समय लेती है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपके 3 मिली सेकेंड लिखा है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। प्लस अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारा 2 मिली सेकेंड से लेकर के 3 मिली सेकेंड तक, और हायर रेंज हम मैक्सिमम लेते हैं अगर ऑप्शन में हमारे नहीं है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 3 मिली सेकेंड का लेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोटर स्टार्ट विथ चैटरिंग नॉइज? ठीक है, चैटरिंग नॉइज के साथ मोटर शुरू होने का क्या कारण है? अब जैसे कि चैटरिंग नॉइज यानी जो चट चट की आवाज आती है, जैसे कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो हम कहते हैं ना चट से थप्पड़ मारा गया, तो वही चट चट, या आप अपने पुराने कपड़े निकाल करके ऐसे झाड़ेंगे तो उसमें चट चट सी आवाज आती है, तो वो किस वजह से? वो चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं इसलिए आवाज आती है। अब इसमें बोल रहा है कि रीजन क्या है, मोटर स्टार्ट करने में अगर आपको चट चट सी आवाज आ रही है तो उसका क्या कारण है? तो उसके बीच में हमारी धूल जम रही है, उसका वही कारण है, यही बता रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे, और अगर हाई वोल्टेज है तो वोल्टेज को लो करेंगे। ठीक है, क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में ग्लोबल आईटीआई के एप्लीकेशन पे सारे चीजें बिल्कुल एकदम पूरा टेबल बना करके समझाया गया था कि कब क्या कारण होता है, उसका कारण का निवारण क्या होता है, और किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज होगी तो वोल्टेज को हम लो करेंगे, अप्लाई लो वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, कॉइल बंद हो जाएगी तो कॉइल को चेंज करेंगे। कंट्रोल सर्किट ऑफ रिले ओपन, रिले ओपन होगा तो रिले को चेक करके वापस से उसको सही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है हमारा? डस्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमारे धूल के कण होंगे तो इस वजह से चट चट की आवाज आती है। तो क्या करना होगा? डस्टिंग करनी होगी, यानी कि उसको साफ सफाई कर देंगे तो हमारा फिर चट चट की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही रहती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस सेम एनर्जी के साथ। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा, तब तक के लिए थैंक यू।